हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और मैं घटना शोध की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उनको उनके बारे में हम देखें। इससे पहले हम बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स है इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिलेगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। को जिस भी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उन पीडीएफ में आपको करंट अफेयर के साथ साथ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एमसीक्यूज पर चर्चा मिलेगी। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली अगर आप देखें करंट अफेयर बेस्ड रहेंगे। साथ ही दो मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब हम बात करें आज के कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर हम कवरेज करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं आज के जो आर्टिकल्स की। तो बेसिकली जो प्रीलिम्स संबंधी कुछ आर्टिकल हैं जिनके बारे में देखें, पाकिस्तान वायु अड्डा पर छिपा एक प्रतीक। बेसिकली अगर आप देखें जो पाकिस्तान के वायु अड्डा ध्वस्त किया था उसमें इमरान खान की फोटो जली हुई मिली है, तो उससे संबंधित कुछ आर्टिकल थे। भारत ने जो पहलगाम के बाद जो रिटेलिएट किया उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। और वहीं दूसरा आर्टिकल भी पीआईबी से संबंधित है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। खास तौर पे अभी जब सीज फायर की बात चल रही है उस दौरान इनका संबोधन आया है। तो क्या कदम उठाया गया आतंकवाद को लेकर, किस तरह से भारत भारत सरकार की जो नीति है उस संबंधी आर्टिकल है। और तीसरा मध्यस्थ विरोधी ऐतिहासिक आधार है कि भारत क्यों यहाँ पे कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करना चाहता, और उसके जो वैध कारण है, चाहे शिमला समझौते के जो परिणाम है, ताशकंद समझौते के जो परिणाम है, भारत के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो इस संबंध में तीनों आर्टिकल कंबाइन करके हम देखेंगे। साथ ही अगला आर्टिकल बात करेगा जल मानक जल संबंधी जो आंकड़े हैं उसके संबंध में देखेंगे। चौथा आर्टिकल जो अगला आर्टिकल है यहाँ पे अमेरिका चीन शुल्क कटौती हुई है उससे जो व्यापार पर उसमें प्रभाव पड़े हैं, और ये वाला भी आर्टिकल से संबंधित है। शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला है और क्या की टर्म्स से कुछ शेयर मार्केट को वो भी समझेंगे। साथ ही शिपिंग उद्योग से संबंधित जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, मार्पोल की जो टारगेट है उसको देखेंगे। मुख्य परीक्षा में जुडिशरी में जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात है इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है उसको देखेंगे। शिक्षा क्षेत्र में चिंताजनक बदलाव द हिंदू से आया है उसको यहाँ पर देखेंगे, और भारत में बढ़ता ई वेस्ट के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। तो पाकिस्तानी वायुसेना अड्डे पर जो छिपे प्रतीक संबंधी बात है, यहाँ पे बता रहा है कि भारत ने किस तरह से, अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के जो टेरर कैंप है उन पे अटैक किया। खासतौर पे पहलगाम में जब हमला हुआ उसमें 26 लोग मारे गए। उसके बाद जो भारत की जवाबी कार्रवाई उसके दौरान बताता है, इस दौरान पाकिस्तान के वायुसेना अड्डे ध्वस्त हो गए और ढांचे में जले हुए इमरान खान की तस्वीर आई है जो पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा को पहुंची गहरी मानसिक चोट का प्रतीक बन गई। ये यहाँ पे बात कर रहा है। और ये अगर आप देखें तो जो पीओके वाला रीजन है, अगर आप बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पे आप मैप देखें तो आप देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन पीओके को बिलोंग करता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को बिलोंग करता है। वहीं आप देखेंगे ये वाला रीजन जो सीओके बेसिकली आप इसे कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को बिलोंग करता है, जो लद्दाख का रीजन चाइना ने कब्जा कर रखा है। इस क्षेत्र में जो बहावलपुर रीजन है वहां पर बेसिकली ये बात हुई है। यहाँ पे हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सटीक हमले, ड्रोन हमले, गाइडेड हमले और भारत की जो रक्षा क्षमता है, सुरक्षा क्षमता है उसके बारे में ये आंकड़े बात करते हैं। ये आर्टिकल खासतौर पे बात करता है। कुछ इसमें प्रीलिम संबंधित ज्यादा आंकड़े नहीं है। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है, क्या स्टेप्स उठाए गए, यही सब बारे में बात हुई है। इसको हम अगले आर्टिकल से जोड़े तो हम यहाँ पर पाएंगे एक चीज यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। देखिए पीओके के संबंधित जो आंकड़े यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए पीओके जिसे आजाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तान, वो जो रीजन है लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर का है। और ये ऐसा रीजन है, आप देखेंगे जब 1947 के बाद, जब 1948 में पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहा और डॉक्टर हरि सिंह के राज पर अटैक किया, तो उसके बाद जब भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हरि सिंह ने साइन की, उसके बाद भारतीय सेना ने इसको श्रीनगर से लेके यहाँ तक खदेड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत सरकार या जम्मू पंडित नेहरू यूएन चले गए और यहाँ पर सीज फायर की बात हुई, और ये सीज फायर जो वर्ड है यहीं से काफी भारत का जो कहते हैं ना कि भारत के इतिहास में कहीं न कहीं एक धब्बे की तरह बन गया है कि जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद यहाँ पे बात होनी थी कि यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो क्षेत्र है पूरा अगर आप देखेंगे एलओसी के रूप में जाना जाना एलओसी। अब इसके इस पार का रीजन पाकिस्तान के कब्जे में है, और जो रीजन है वो लगभग 13,297 किलोमीटर है, काफी बड़ा रीजन है, जिसकी पाकिस्तान ने राजधानी घोषित की है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अब ये मुजफ्फराबाद जो राजधानी है और जो पीओके रीजन है इसको पाकिस्तान ऑटोनॉमस कहता है, लेकिन ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस ना होकर ये पूरी तरह से पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की जो सरकार है उसके द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित है। दूसरा एक और रीजन यहाँ पे बिलोंग करता है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, ये भी बेसिकली अगर आप देखें 72,971 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और ये भी कहीं न कहीं पाकिस्तान में स्वायत्तता की माँग करता है। ये भी अगर देखें 1947 के पहले महाराजा के अधीन था, लेकिन बाद में अगर देखें जब ये पाकिस्तान में गया तो उसके बाद यहाँ पर अलग प्रशासनिक इकाई था और इसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देता, इसलिए लगातार आप यहाँ पे देखेंगे जो सिपेक यहाँ पे चल रहा है, सिपेक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये आ रहा है, इसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, वहाँ पर लगातार सिपेक के जो कहते हैं कि जो विकास संबंधी प्रोजेक्ट है उसमें लगातार हमले होते रहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा है। भारत का दृष्टिकोण यही है इसमें संबंध में कि जो भारत पीओके को अवैध कब्जा मानता है और उसको भारत का आंतरिक जो हिस्सा है उसका मानता है और इस संबंध में भारत किसी भी मध्यस्थता से बचता है। अब इसी आर्टिकल को मध्यस्थता से जोड़ते हुए यहाँ पे देखते हैं कि भारत आखिर मध्यस्थता क्यों नहीं चाहता। साथ ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया जो अभी उसके बारे में थोड़ा-सा इसी को जोड़ते हुए देखते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे संबोधित किया कि भारत की जो पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस की है, ख़ास तौर पे आतंकवाद के खिलाफ। साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी घोषित किया कि अगर कोई भी आतंकी एक्टिविटी होती है भारत के खिलाफ या आतंकी गतिविधि होती है, तो एक तरह के अटैक माना जाएगा भारत के ऊपर। फिर उसके खिलाफ भारत किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने दिखाया या भारत की जो सेना ने दिखाया, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सभी सेनाओं ने जिस तरह से इस इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो भारत की तीव्र मारक क्षमता, तीव्र जो कहते हैं कि रिटेलिएट जो कैपेसिटी है, उसको यहाँ पर दिखाता है। तो इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया था और यही आर्टिकल यहाँ पे आता है। कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस यहाँ पे आपको इतना जान लेना है। अब अगर हम आगे बात करेंगे मध्यस्थता संबंधी वाद में, तो क्या मामला रहा है इसके बारे में थोड़ा-सा आप यहाँ पे जानिए। तो आखिर अब देखें क्या होता है, अब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग होते हैं। गिव मी अ सेकंड। 1947 भारत पाकिस्तान अलग होते हैं। 1947 के बाद 1948 में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है और भारत के जो आंतरिक हिस्से में पाकिस्तान आ जाता है। सॉरी, जो कश्मीर है वो भारत के हिस्से में शामिल हो जाता है। बाद में हालांकि देखेंगे जो एलओसी वाला रीजन है उसको लेकर विवाद था और यूएन जाने के बाद भी यहाँ पे रेफरेंडम नहीं कराया गया, लेकिन ये तभी से विवाद में रहा और ये वाले रीजन पाकिस्तान पर कब्जा है जिसको हमने यहाँ पर मैप पे दिखाया था। बेसिकली ये वाला रीजन, ये वाला नहीं। अब हम बात करें बाद में क्या होता है, बाद में आप देखेंगे कि 1965 के आसपास पाकिस्तान और भारत का फिर से एक बार युद्ध शुरू होता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में आपने सुना होगा और इसमें पाकिस्तान ने फिर कोई प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उसको भारत से छीन लिया जाए, लेकिन उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके उनके नेतृत्व में भारत ने उसको जमकर रिटेलिएट किया और भारत लगभग अगर आप देखें भारत ने पंजाब के मोर्चे को खोल दिया, पंजाब के मोर्चे को खोल दिया और भारतीय सेना लगभग अंदर घुस गई। और फिर बाद में ये समझौता होता है, इसे कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता होता है। बेसिकली अगर आप देखें और ताशकंद समझौता कहाँ होता है, उज्बेकिस्तान में होता है। उज्बेकिस्तान अगर आप देखें तो वर्तमान में तो देखिए उज्बेकिस्तान एक अलग देश है, लेकिन तत्काल में अगर आप देखें उस टाइम पे ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर के पार्ट में यूएसएसआर ने मध्यस्थता की और ताशकंद समझौता हुआ। उसी ताशकंद समझौते में गए हुए जो भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि ये छोड़ देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री बीच समझौता होता है। बाद में अगर आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक ये सफल नहीं रहता। 1971 में जब फिर से यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर खासतौर पे जो पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से हैं वहाँ पर लगातार मिलिट्री एक्शन शुरू किए, जिस वजह से अगर आप देखेंगे भारत को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ा। मुक्ति वाहिनी भारतीय सेना को भी बाद में इन्वॉल्व होना पड़ा और भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश का यहाँ पे निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद शिमला समझौता देखने को मिलता है। शिमला समझौते में भारत ने अगर देखें तो 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे शिमला समझौते में और उन सैनिकों को भारत सरकार ने छोड़ दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बदले अगर भारत को क्या मिला, उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला। भारत चाहता तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था वो ले सकता था, क्योंकि 90,000 सैनिक को बंदी बना जाना विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दो विश्व युद्ध हुए पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी ऐसा इतना बड़ा जो कहते हैं ना कि सैन्य समझौता कभी नहीं हुआ जिसमें इतनी बड़ी सेना को वापस किया गया और इतनी बड़ी सेना को बंदी बनाया गया। तो बेसिकली ये शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, लेकिन इसके भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकल के आए, सामने आए। और बाद में अगर आप देखेंगे कि हमें हमें यहाँ पर कारगिल देखने को मिला और कारगिल यहाँ पे देखने को मिला और बाद में कारगिल संबंधी अगर आप देखेंगे ऑपरेशन विजय भारत सरकार ने चलाया, भारतीय सेना ने चलाया। ऑपरेशन विजय में हमने जीत तो हासिल की, लेकिन जैसे ये वाला रीजन जो था यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई भी सेना नहीं जाती थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपनी सेना को भेजना शुरू किया और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वाला रीजन पाकिस्तान को बिलोंग करता है, ये वाला रीजन चाइना को बिलोंग करता है। तो इस रीजन पे अगर आप देखें यहाँ पे सियाचिन की अगर लोकेशन में भारत का कब्जा है तो ये दोनों पर निगरानी रख सकता है। बाद में कारगिल में आप देखेंगे बाद में ऑपरेशन जो विजय चला गया उसमें भारतीय बहुत सैनिक सैनिक मारे गए। हालांकि भारत ने कब्जा कर लिया, भारत जीत गया,
और बाद में समझौता होता है, लाहौर डिक्लेरेशन होता है, जहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी है और नवाज शरीफ के बीच ये बेसिकली समझौता होता है। कौन सा? लाहौर समझौता। लाहौर समझौता 2000 1999 में हुआ। साथ ही यहाँ पे जो लाहौर समझौता था, इसमें बेसिकली ये बात रखी गई थी कि जो परमाणु हथियार है उसमें संयम बरता है। क्योंकि देखिए कि जो भारत सरकार है, जो भारत ने भी जो परमाणु परीक्षण 1975 के आसपास कर लिए थे, बाद में इस्माइल बुद्धा किया भारत ने, तो भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में बन गया। तो इससे जो क्षेत्रीय जो अशांति का माहौल यहाँ पे उत्पन्न हो गया था, इस संबंध में इन दोनों के बीच समझौता होता है और भारत ने यहाँ पे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी अपनाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो भारत के पड़ोसी देश है वो डरे ना, इस संबंध में होता है। और जो बेसिकली ये जो समझौता हुआ था परमाणु को, उसके बाद ही कारगिल युद्ध का देखने को मिला। कारगिल युद्ध में बेसिकली भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया, और बाद में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आप पाएंगे कि जो कारगिल युद्ध होता है, कारगिल युद्ध जैसे समाप्त होता है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या पाएंगे? उसके बाद पाएंगे कि आगरा समझौता होता है। आगरा समझौता होता है जिसमें परवेज मुशर्रफ और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में होता है 2001 में। और यहाँ पे जो वार्ता असफल रहती है, आतंकवाद के खिलाफ भारत ठोस कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन पाकिस्तान उसे लगातार टालता रहता है। तो बेसिकली जो भारत का इतिहास है ना, वो समझौते पर कोई भी भारत पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इसलिए भारत क्या है, किसी मध्यस्थता भी नहीं चाहता यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, यहाँ तक नहीं, इसके अलावा भारत ने कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस भी स्टार्ट किया और 8 प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पे वार्ता हुई। फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेसिकली जो जनता है, बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच संपर्क बने, और जो विवाद है, सीमा विवाद है, उन सारे मुद्दों को यहाँ पर क्या किया, सुलझाया जा सके। इसलिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भारत बात करता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी बात शुरू करता है, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकला। इसलिए ट्रम्प सरकार ने जब यहाँ पर मध्यस्थता की बात की, तो भारत सरकार ने सीधे रिजेक्ट किया और यहाँ पे मध्यस्थता न स्वीकार करने की यहाँ पे बात कर ली। फिर आगे हम देखेंगे अगले आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल हम बात करेंगे, जल मानक पानी की सच्चाई को नहीं दर्शाते, इस संबंध में यहाँ पे आंकड़ा यहाँ पे बात करता है। हालाँकि कुछ चीज़ें और यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो यूएन में प्रस्ताव आया था उसके बारे में थोड़ा-सा आप ये जान लीजिए कि यूएन प्रस्ताव कौन-सा था? उसको बोला गया था यूएन प्रस्ताव 47। 47 यूएन प्रस्ताव बोला गया था, जो बेसिकली जो भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर स्थायी समाधान संबंधित था। ठीक है? यहाँ पे ये हमने देखा। अब बात करेंगे यहाँ पे, जल मानक या पानी की सच्चाई को नहीं दर्शाते, ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, इस संबंध में आर्टिकल है। अगर आप बात करें, भारत में शहरी जल आपूर्ति, बाद में शहरी जल आपूर्ति के संबंध में CPHEE सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो निर्धारित मानक है। क्या मानक है? कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पे पानी होना चाहिए। 135 लीटर प्रति व्यक्ति होना चाहिए। उसको बेसिकली ये मानक बताते हैं कि इसके लिए पूर्ति भारत नहीं कर पाता। स्थानीय आवश्यकता संसाधन उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, और उतना जो जल की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके संबंध में यहाँ पे 135 लीटर बोतल, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह जो डाटा बात करता है कितनी, 40 लीटर, 40-70 लीटर की बात करता है। लेकिन अगर देखेंगे, जिस तरह शहर में ये जो संस्था सीपीएचई हो, वहीं देखेंगे अगर आप गाँव में अगर आप बात करें, तो गाँव में इस संस्था को बोला जाता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जल कितनी आवश्यकता है, जल कितनी आपूर्ति हो पाती है गाँव के मुद्दों पर। अब चुनौती यहाँ पे ये देखने को मिलती है, बेसिकली दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में 135 एलपीसीडी का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि जल की जो क्षमता है वहाँ पे नहीं है, जल इतना ज़्यादा है नहीं। इस संबंध में यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसी बारे में बात करता है। कुछ अलग आंकड़े के बारे में हम बात करें, तो जो टोटल अगर हम देखें, टोटल वाटर के संबंध में हम देखें, तो वाटर के संबंध में आप देखोगे कि जो फ्रेश वाटर है, 2.5% कितना है? फ्रेश वाटर या ताज़ा जल, फ्रेश वाटर 2.5% है। वहीं अगर आप देखोगे, ओशन में जो पानी है वो 96.5% है, समुद्र का पानी है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे, 0.9% अदर सलाइन वाटर है। अब जो 0 आप देखोगे 2% जो फ्रेश वाटर है, इसके बारे में अगर आप देखो, तो इसमें भी आप पाओगे ना कि इसमें जो ग्लेशियर है, 68% उसमें आप देखो ग्लेशियर से पानी निकलती है। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि इससे जो फ्रेश वाटर उसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी? ग्लेशियर की है। फिर आप देखोगे ग्राउंड वाटर की हिस्सेदारी 23.1% है, एक इसकी ग्लेशियर की। ठीक, फिर ग्राउंड वाटर की हिस्सेदारी बताता है। फिर साथ ही साथ अगर आप देखोगे, 1.02% यहाँ पर किसके बारे में है? ये कौन सा वाटर है? सरफेस या फ्रेश वाटर है? सरफेस वाटर, सतही जल, सतही जल है। तो आपने देखा जो फ्रेश वाटर है 2.5% दुनिया में, फिर उसमें 68% ग्लेशियर संबंधित पानी है, 30% पानी के संबंधित है ग्राउंड वाटर, भूजल से संबंधित है, भूजल से, और 1% सतही जल से संबंधित है। और उस 1% में अगर आप देखोगे, ग्राउंड आइस परमाफ्रॉस्ट 69%, लेक से 20% के आसपास यहाँ पे प्राप्त होता है। तो बेसिकली आप देखोगे सबसे ज्यादा जो पानी है फ्रेश वाटर का, वहीं से ग्लेशियर से आता है, फिर भूजल से, फिर यहाँ पे सतही जल से। इस संबंध में थोड़ा सा आंकड़े आपको आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपने यहाँ पर देख लिया।
अब अगर हम बात करें एसडीजी 6 की, एसडीजी 6 का मतलब क्या है? जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के संबंध में बात करता है। इस संबंध में भारत सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ भी अपनाई, जैसे नेशनल डायनामिक वाटर सप्लाई फ्रेमवर्क, जल जीवन मिशन, स्मार्ट मिशन, सीजनल एंड बिहेवियर डिमांड, ये सारी बातें यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा अमेरिका चीन शुल्क शुल्क कटौती के बारे में। बेसिकली अगर आप देखेंगे, अमेरिका और चीन के बीच में, ये सिर्फ अमेरिका ने क्या किया था, बहुत सारे टैरिफ यहाँ पे विभिन्न देशों के साथ लगाए, क्योंकि अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ गया था। व्यापार घाटा मतलब क्या? एक देश कितना निर्यात करता है और आयात करता है। मान के चलिए आपने 100 रुपए का निर्यात किया और 70 रुपए का आयात किया, तो आपको तो व्यापार घाटा नहीं है, 30 रुपए आपका सरप्लस है। लेकिन अगर इसी के विपरीत आपने यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये -30 आ जाएगा। -30 का मतलब क्या है कि भारत, जो उस देश का व्यापार घाटा है, तो अमेरिका जो व्यापार घाटा था, उस संबंध में अमेरिका ने टैरिफ लगाई। और टैरिफ लगाने से क्या होता है आप देखेंगे, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बेसिकली टैरिफ के बारे में, तो टैरिफ के बारे में अगर आप देखोगे, तो अमेरिका ने यहाँ पर जो टैरिफ लगाए थे, उस संबंध में यहाँ पे बात आती है कि जब एक देश किसी विदेशी वस्तु के पर प्रत्यक्ष कर लगाता है, अगर आप देखें, जब कोई देश किसी देश के ऊपर डायरेक्ट लगा देता है, जैसे बोलता है कि हम 20% यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं चाइना से, तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये अपने आयात को कम करने के लिए और जो व्यापार संतुलन है उसको बनाने के लिए, साथ ही साथ संरक्षणवादी जो नीति है, उसको बढ़ावा देने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। भारत अमेरिका से स्टील आयात करता है और सरकार उस पर 20% आयात शुल्क लगाती है। तो ये भी जैसे भारत ने लगाती है, एक आयात शुल्क होता है। इसका उद्देश्य बेसिकली यही होता है, घरेलू उद्योग संरक्षण प्रदान करना, सरकारी राजस्व अर्जित करना, व्यापार घाटे को कम करना। लेकिन ये तो टैरिफ बैरियर होगा, जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट सरकार ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त नॉन टैरिफ बैरियर बहुत सारे होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर जैसे होते हैं कोटा, कोटा लगा देना, किसी इतना ही हम क्या है, किसी देश से आयात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर संरचनात्मक वहाँ पर सैनिटरी स्टैंडर्ड लगा देना, फिर टेक्निकल बैरियर लगा देना, लाइसेंसिंग लगा देना। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, विदेशी मुद्रा प्रतिबंध कर देना, स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध, तो बहुत सारे ऐसे की टर्म्स होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और के टर्म्स, जैसे अगर आप देखेंगे डंपिंग, डंपिंग, अब डंपिंग क्या होती है बेसिकली, जब कोई देश किसी वस्तु को उसके जो घरेलू कीमत है ना, उससे भी कम कीमत पर विदेश को बेचता है। मान के चले चाइना क्या करता है, एक कोई प्लास्टिक है जहां पर उसे 20 रुपए में अपने देश में बेचता है, ठीक है ना, 20 रुपए, सॉरी, जो भी उसकी करेंसी है, वैल्यू उसकी 20 रुपए के बराबर है। लेकिन भारत में वो 15 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 13-14 के आसपास है। और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली डंपिंग करने का प्रयास कर रहा है, जिससे यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस संबंध में क्या करता है भारत सरकार, या कोई भी सरकार का, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। और ये डंपिंग से बचने के लिए लगाए गए अतिरिक्त कर होते हैं। फिर अगर आप देखें, सेफ गार्ड ड्यूटी भी होती है, जो घरेलू उद्योग को अस्थायी रूप से बचाने के लिए लगाई जाती है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता ही है। तो ये बेसिकली अगर आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, खासतौर पे जो बैरियर संबंधित, ट्रेड बैरियर संबंधित, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो आर्टिकल तो उसमें बात क्या कर रहा है, कि मैं सेकंड, हाँ, ये जो आर्टिकल बात कर रहा है कि 12 मई को 2025 को भारत के जो शेयर बाजार हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, ये अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की जो बढ़त है, उसको इन्होंने दिखाया। मुख्य कारण क्या है? एक तो क्या है, अगर आप देखोगे, अगर मुख्य कारण अगर आप देखें, इसको बता देते हैं। मुख्य कारण क्या देखेंगे, मुख्य कारण ये है कि एक तो भारत पाकिस्तान के बीच जो मामला है वो लगभग सुलट रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे, जो चीन व अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध है, अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध है, उस पर वो दोनों सहमत हो गए, और उन्होंने कहा कि 90 दिनों का तो हम क्या करेंगे, अब कोई भी देश किसी देश के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। और दोनों देशों ने टैरिफ कम भी की है, अगर आप देखें 5-5% के आसपास दोनों देशों ने टैरिफ यहाँ पे कम की है। इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अब जो व्यापार स्थिरता देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इससे बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडेक्स है, अगर आप देखेंगे 4% के आसपास बढ़ गया, वहीं निफ्टी भी 4% के आसपास बढ़ा। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जाने, तो आप पाएंगे, देखिए बेसिकली शेयर बाजार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? शेयर बाजार जगह होती है जहां पर किसी कंपनी की हिस्सेदारी बेची जाती है, ठीक है। अगर हम देखें, तो शेयर बाजार में क्या होता है, किसी कंपनी की हिस्सेदारी बेची जाती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह से कोई कंपनी शेयर बेचती है, दो तरह से कोई कंपनी शेयर बेचती है। पहला होता है प्राथमिक शेयर, और दूसरा होता है सेकेंडरी शेयर। प्राथमिक या प्राइमरी शेयर जिसे कहते हैं, वो जब कोई कंपनी पहली बार लॉन्च करती है, जैसे आईपीओ के बारे में आपने सुना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो पहली बार जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है, उसे आईपीओ या प्राथमिक शेयर बोला जाता है। लेकिन जब वही शेयर बार बार लोग आपस में बेचने खरीदने लगे, तो सेकेंडरी से द्वितीयक शेयर बेचा जाता है। अब हम क्या होता है, जब हम अकाउंट खोलते हैं डीमेट में, तो हम बहुत सारी कंपनी को शेयर देखते हैं। अब वो जो शेयर बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली जो सेकेंडरी शेयर्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, लोग खरीद चुके होते हैं और उसको बेच रहे होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 10 रुपए खरीदा, मार्केट ऊपर चला गया, 12 रुपए हो गया, और आपने 12 रुपए में उसको बेच दिया। फिर किसी ने 12 रुपए में उसको खरीदा, उसने वेट किया,
उसने 14 रुपए को तब बेचा। तो ये बेसिकली इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। तो शेयर मार्केट बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में देखा जाता है। अब इसके लिए दो बेसिकली अगर आप देखो प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर भारत में देखा जाता है। पहला स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। बीएससी 1875 के आसपास स्टैब्लिश किया गया था। दुनिया का सबसे पुराना, जिसका जो सूचकांक है सेंसेक्स है। बेसिकली अगर आप देखेंगे बीएससी ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा? सेंसेक्स से पता चलेगा। वहीं एनएससी में निफ्टी 50, 50 ऐसी कंपनियां हैं, उनके स्टॉक अगर ऊपर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है निफ्टी ऊपर जा रहा है। बीएससी में जहाँ पे टॉप 30 कंपनियों के बारे में बात होती है, वहीं एनएससी में अगर आप देखें टॉप 50 कंपनियों के बारे में बात होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पे कहना चाह रहा है। फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस आर्टिकल के बारे में देखा। अगली तरफ जैसे चीन व्यापार हो गया, ये व्यापारवाद हो गया। अब शिपिंग उद्योग, जो उद्योग है, उस सज्जन को कैसे संभालो, उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। अगर हम बात करें आईएमओ के बारे में, आपने सुना होगा, आईएमओ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आईएमओ क्या है? आईएमओ बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक संस्था है, जिसे 1948 में बनाया गया था, जिनेवा सम्मेलन के दौरान। आईएमओ की पहली बैठक 10 वर्ष पश्चात 1959 में होती है। इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वर्तमान में 174 के आसपास सदस्य हैं, और साथ ही 3 एसोसिएट सदस्य। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। तो आईएमओ के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपने जाना, इसके बारे में क्यों जानना है हम अभी आपको बताएंगे। ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मानक निर्धारण करता है। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा, प्रदूषण में कमी कौन कैसे होगी, ये आईएमओ डिसाइड करता है शिपिंग के मामले में, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिपिंग होती है उसके मामले में। अभी क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र संगठन आईएमओ ने, आईएमओ की जो पर्यावरण सुरक्षा समिति, तिरासी जो सम्मेलन हुआ, 83 में जो समिट हुआ, उसमें बेसिकली बात की गई, जो जीएचजी रणनीति को पेश किया गया। इसमें बात की गई 2050 तक क्या करना, जो मैरी टाइम है उसमें जीरो नेट कार्बन लेके आना है 2050 तक। यह निर्णय तेल निर्यातक देशों, पारंपरिक समुद्री शक्तियों, भारत जैसे उभरते हुए देशों के विभिन्न राष्ट्रीय हितों के बीच में लिया गया। अब यही यहाँ पे बात करता है कि आईएमओ की जो संशोधित जीएसजी रणनीति है 2050 तक नेट जीरो के यहाँ पे बारे में बात करती है। अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस, आपको पता है ग्रीन हाउस गैस, जिससे कहीं ना कहीं अब देखिए जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को देखने को मिल रही है। और इस संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट चेंज जैसे समिट हुए, रियो अर्थ समिट हुआ, जिसके बाद सभी क्षेत्र ने यहाँ पर समिट करना शुरू कर दिया कि हमें प्रदूषण कितना कम करना है। हर एक देश यहाँ पे एनडीसी टारगेट लेता है, नेशन डिटरमाइंस जो कंट्रीब्यूशन है। तो कौन से देश कितना पॉल्यूशन कम कर रहे हो, उस संबंध में आंकड़े देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 6 की बात होती है, आर्टिकल 6 की बात होती है, यहाँ पे कार्बन ट्रेड एंड कैप सिस्टम होता है, जहाँ पर कार्बन क्रेडिट की बात होती है। जैसे आपका आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि 100 यूनिट आपको कार्बन कम करना है, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे देश से आप आपने ऐसे ही कर पाए तो 20 यूनिट आप क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं किसी देश से, जिसने क्या किया अपनी क्षमता से या अपनी जो एनडीसी है उससे ज्यादा उसने कार्बन को इमिशन को कम किया। इस संबंध में यहाँ पे बेसिकली आंकड़ा था। कुछ और बातें यहाँ पर जैसे देखेंगे कि 2030 तक बात हो रही है, कि 2030 तक परिवहन में 40% की कमी लाने की बात हो रही है, खासतौर पर जीएचजी मिशन में। साथ ही साथ अगर आप देखें जीएचजी जो बैटरी बेस्ड फ्यूल को बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है, नेट जीरो टारगेट की भी यहाँ पे बात हो रही है। विकसित देशों ने बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन किया है, बहुत सारे देशों ने अपना लक्ष्य घोषित भी किया है। तो यहाँ पे जैसे भारत ने, अमेरिका ने, भारत ने किया घोषित किया 2070 तक करेगा, और अमृत मिशन के अंतर्गत भारत ने घोषित किया, अमृत नहीं पंचामृत, सॉरी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समुद्री जो रसद है ना, लॉजिस्टिक है, वैश्विक उत्सर्जन का 3% हिस्सा है। तो जितना भी ग्लोबल हाल ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो, 3% समुद्र में होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% है। लेकिन जो समुद्र का व्यापार 90% के आसपास इंटरनेशनल जो से होता है। अब इसको ग्रीन शिपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब यदि सुधार नहीं हुआ तो 2050 तक शिपिंग उत्सर्जन 50% की वृद्धि हो सकती है। ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात हो रही है कि 2030 तक 40% की कमी यहाँ पे होने की संभावना है, और 2050 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो करना है। इस संबंध में यहाँ पे आंकड़ा था। तो यहाँ पे आपने इस आर्टिकल के बारे में देखा। अगला आर्टिकल बात करेंगे न्यायालय पर प्रकाश डालने से संबंधित, कि जो क्या आंकड़ा है, आपको पता होना चाहिए। मुख्य परीक्षा संबंधी आंकड़ा है। बेसिकली अगर आप देखें भारत के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसको बेसिकली आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, प्रस्तावना अगर बताएं कि जैसे ऐसे कोई प्रश्न आता है, या ऐसे कोई प्रश्न आता है कि हाल ही में जो भारतीय न्यायपालिका है, उस संबंध में जो निष्पक्षता पारदर्शिता से संबंधी विवाद उठे हैं, तो क्या है उस संबंध में चर्चा कीजिए और उसके सुझाव बताइए। तो आप यहाँ बता सकते हैं, देखिए भारतीय लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकतंत्र में आप देखें निष्पक्षता की आवश्यकता है, खासतौर पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी क्या है, शक्तियों को पृथक करने के अंतर्गत अलग शक्तियाँ प्राप्त है। अब अगर वो पक्षपात करने लगी एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, विधायिका का,
फिर जो फंडामेंटल राइट उनकी रक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पर बात होती है कि न्यायपालिका को निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का स्तंभ माना जाता है। हाल ही में जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने 21 न्यायाधीश की संपत्ति को सार्वजनिक घोषणा पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि बेसिकली अगर आप देखें न्यायाधीश होते हैं, उनको अपनी पहल कर जो संपत्ति है उसको यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, जिससे न्यायपालिका में विश्वास मजबूत होता है। स्थिति अगर देखें तो 2024-25 में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने 11 और 21 न्यायाधीशों से अपनी संपत्ति घोषित की, परंतु इन घोषणाओं में डाटा का अपडेशन नहीं हुआ। बस 2009 में संपत्ति की घोषणा की गई थी, परंतु वह स्वैच्छिक थी। इसमें नियमित अपडेट नहीं था। 1997 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कोई यहाँ पे खास बात नहीं होती। अनुच्छेद 124 तो 218 बात करता है कि न्यायाधीशों को नियुक्ति पद से हटाने संबंधी प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। इसका महत्व बेसिकली यही कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता का महत्व बहुत ज्यादा है। पारदर्शिता को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए तो अगर आप देखेंगे, लोक विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा, लोक विश्वास यहाँ पे बढ़ेगा। लोक विश्वास बढ़ने से आप क्या करेंगे, लोग यहाँ पर ये जो सरकार, न्यायपालिका, विधायिका पर बेहतर भरोसा रखेंगे, उत्तरदायित्व बढ़ेगी। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार, उसमें कमी आएगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे। तो ये सारी बातें, चुनौतियां भी बेसिकली दिखाई देती है, जैसे डाटा अपडेट से संबंधित समस्या, संस्थागत ढांचे की समस्या है, न्याय गोपनीयता बनाम पारदर्शिता समस्या, तो बहुत सारी समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे न्यायपालिका में अगर पारदर्शिता रहती है तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कनाडा में आप देखेंगे ना, तो कनाडा में भी इस संबंध में पहल की गई है। तो बड़े-बड़े लोकतांत्रिक देश कनाडा हो चाहे यूके हो, वहाँ पर भी बेसिकली जो न्यायाधीश अपनी संपत्ति घोषित करते हैं। फिर जर्मनी में अगर आप देखें, पारदर्शिता संबंधी बढ़ावा देने की ऐसी पहल की शुरुआत की गई है। अमेरिका में तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है कि आगे की राह क्या की जानी चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो बेसिकली कानूनी बाध्यता की होनी चाहिए। सभी जो न्यायाधीश हैं उनको अपनी जो संपत्ति उसकी घोषणा करना अनिवार्य होना चाहिए। इन पर स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए। आचरण संबंधी निगरानी होनी चाहिए। नियमित अपडेट किया जाना चाहिए। जन सुलभ पोर्टल की भी पहुंच होनी चाहिए। न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु जब इसे संस्थागत नियमित बाध्यकारी को रूप नहीं दिया जाता, तब तक यह पारदर्शिता की सीमित झलक ही मात्र रहेगी। लोकतंत्र में न्यायपालिका जितनी निष्पक्ष दिखेगी, उतनी निष्पक्ष होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहा है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, बात करता है न्यायिक संरक्षण सुरक्षा की बात करता है। न्यायाधीशों की जो सुरक्षा अधिनियम है, अगर आप देखें 1985, केवल तभी सुरक्षा प्रदान करता है जब कार्रवाई अच्छे विश्वास से की हो। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कोई भी न्यायाधीश अगर आप देखेंगे ना, तो विधि के समक्ष तो सभी व्यक्ति समान है। तो कोई भी न्यायाधीश अगर देखें, विधि से ऊपर नहीं है, विधि के नीचे ही सभी लोग हैं। घोषणा के मानदंड के बारे में बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, बात करें शिक्षा पर चिंताजनक दबाव के बारे में, चिंताजनक बदलाव के बारे में। अब क्या से बदलाव है, अगर आप देखें, भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो कभी शैक्षिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक अध्ययन, ज्ञान की स्वतंत्र खोज के लिए जानी जाती थी, अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रही है। केंद्रीकरण, वाणिज्यीकरण जो प्रभाव हो रहा है, इससे मौलिक सिद्धांतों को फिर से आकार मिल रहे हैं। अब देखिए, मुद्दा बेसिकली ये है, केंद्रीकरण, नौकरशाही, नियंत्रण इतना ज्यादा हो जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। जबकि अनिवार्य मान्यता, रैंकिंग, प्रस्तुति, समय समय पर रिपोर्टिंग जैसे अनुपालन भार का बढ़ना यहाँ पे शामिल है। वाणिज्यिक कॉर्पोरेट का भी प्रभाव हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आप देखेंगे लगातार प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है, प्राइवेट कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल में जो विदेशी निजी विश्वविद्यालय हैं, उनको भी भारत में प्रवेश करने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, सरकारी जो स्तर है, उस पर लगातार गिरावट होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। स्कूल हो चाहे कॉलेज, सरकारी चाहे प्राइवेट, सभी पर बेहतर ध्यान के दे देने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी तक यहाँ पे सुनिश्चित रहे। आपको पता है कि अनुच्छेद 200 वैसे तो 2009 में जो प्रारंभिक शिक्षा संबंधी अधिकार घोषित कर दिया गया, फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन आप देखेंगे जो उच्च शिक्षा है, उस संबंध में यहाँ पर भी विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। खासतौर पे समान यहाँ प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल था। साथ ही अगर आप देखेंगे, कुछ चैलेंजेस की भी बात करता है कि भारत में शिक्षा क्षेत्र में क्या चैलेंजेस है, तो इसको थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। चुनौतियाँ क्या है शिक्षा क्षेत्र में, आप बताइए। चुनौती अगर आप देखें, सबसे पहले आधारभूत ढांचे संबंधी चुनौतियाँ आप देखेंगे, स्कूल कॉलेज आप देखेंगे जाके, तो यहाँ पर आप देखेंगे टूटे फूटे स्कूल हैं, कॉलेज है, बहुत सारे गिर जाते हैं। ये संबंधित टॉयलेट है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है। डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की माने, एनएपी 2020 में क्या किया गया है, 2020 में करो तो भारत के 60% से अधिक सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये बेसिकली ये आंकड़ा यहाँ पे बात करता है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, शिक्षण कमी, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात करता है कि जो शिक्षक हैं गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ये एक समस्या देखने को मिलती है। फिर साथ ही साथ अगर आप देखें, पाठ्यक्रम कौशल में अपग्रेडेशन पे बेहतर, जो सिलेबस है उसको बेहतर नहीं बनाया जाता। उस शिक्षा समस्याएं भी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय समानता है, शिक्षा का व्यापारीकरण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बेसिकली आपको समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही नीति क्रियान्वयन में भी जटिलता, डिजिटल शिक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। वित्तीय समावेशन अगर आप देखेंगे, वित्त में 2.9% के आसपास आप देखेंगे बजट का योगदान केवल शिक्षा के क्षेत्र में होता है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मानना है, नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी में पूरे विश्व के स्टैंडर्ड का मानना है कि जो एजुकेशन है उसपे 6% के आसपास खर्च किए जाने की आवश्यकता है। खासतौर पे इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में यहाँ पर इसकी आवश्यकता यहाँ पर देखी जाती है। फिर आप यहाँ पे बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो भारत में बढ़ता है ई-वेस्ट संबंधी प्रबंधन के संबंध में। अगर हम बात करें ई-वेस्ट आखिर है क्या? तो ई-वेस्ट बेसिकली क्या होता है? ई-वेस्ट अगर आप देखें बहुत सारे मोबाइल डिवाइस, टेक्नोलॉजी डिवाइस, ई-व्हीकल आप यूज़ करते हैं और उसका क्या है कि एक लाइफ टाइम के बाद वो खराब हो जाता है और वो जो वेस्ट होता है, वो ई-वेस्ट कहलाता है। फ़ोन इत्यादि जो डिवाइस इनका वितरण। अब हम देखेंगे अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, अप्रभावी है, असुरक्षित तरीके से किया जाता है और कहीं न कहीं इससे खतरे बढ़ने को देखने को लिए मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ई-वेस्ट के उत्पादन में वृद्धि तो 2017-18 में आप देखेंगे 2017-18 में आप देखेंगे 7.8 मीट्रिक टन से बढ़कर ये 16.01 लाख मीट्रिक टन हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ई वेस्ट उत्पादक जो केवल चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है। ठीक है। वर्तमान पुनर्चक्रण समस्या देखकर करीब 95% ई वेस्ट अनौपचारिक हैंडलों द्वारा प्रसंस्कृत की जाती है जो से खतरनाक प्रथाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे ई वेस्ट नियमन डिजिटल निगरानी को बढ़ाते हैं लेकिन इनका प्रभाव कम रहता है क्योंकि लागू नीतियों का बहुत सामान्य है यहाँ पे। विस्तारित अब यहाँ पर देखिए क्या प्रावधान किए गए हैं आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ईपीआर में क्या प्रावधान किया कि जो निर्माता उत्पादक हैं उनको उत्पाद के जीवन के अंत में उत्पन्न होने वाले ई कचरे का प्रबंधन करना होगा उनको बेसिकली कलेक्ट करना होगा या तो उस मात्रा में प्लास्टिक मार्केट से कलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे ईपीआर सर्टिफिकेट की बात होती है कि उत्पादक जो पंजीकृत रिसाइकल ई कचरे के पुनर्चक्रण के आधार पर प्रमाण पत्र खरीद कर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनियों को पैसा दिया जाएगा जो क्या करती हैं ई वेस्ट को जो कलेक्ट करते हैं और उतनी मात्रा में उनको पैसा भी दिया जाएगा जितना अगर वो कोई प्राइवेट संस्थान करे तो उसमें होता। लेकिन यहाँ पे फास्ट वो काम होगा पुनः नवीकरण प्रमाण पत्र भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे साथ ही सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पैनल से का भी समावेशन होने वाला है। और ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एकीकरण और रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बड़े बड़े मुद्दों की बात हो यहाँ पे होती है बेसिकली बात करती है भारत में ई वेस्ट के संबंध में आर्टिकल की। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही जहाँ पे आपने हमने सारी चीज़ देख ली है या ई-वेस्ट संबंधी देख लें। यहाँ पर आपको एक बात बस ये याद रखना है कि भारत वैसे अगर बात करें भारत में अगर आप बात करेंगे ना तो लगभग 16.8 लाख मीट्रिक टन के आसपास ई-वेस्ट उत्पादित होता है और औपचारिक पुनर्चक्रण 95% के आसपास अनौपचारिक पुनर्चक्रण है। जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 है बाद में इलेक्ट्रॉनिक जो कचरे है उसके पर्यावरणीय स्वरूप में सुरक्षित प्रबंधन की दिशा महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों के माध्यम से सरकार उत्पादकों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया पुनर्चक्रण पुनर्नवीकरण को प्रोत्साहित किया है। तो बेसिकली ये आर्टिकल यहाँ पे कहता था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।